सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्ज़ाम तो ये चैनल से आप जरूर से जुड़ें। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज टॉपिक्स। तो कल आपका सेशन नहीं हुआ था, लाइक 7th थी कल और आज 8th, दोनों के ही टॉपिक्स मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं, काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। सो सारे टॉपिक्स एक एक करके वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो 7th और 8th जनवरी दोनों की है, दोनों के ही टॉपिक्स आप लोग को लाइक वी आर गोइंग टू डिस्कस। सो पहला टॉपिक देखो, लैंडस्लाइड और टेक्नोलॉजी, ज्योग्राफी का टॉपिक है। पैनस्पर्मिया ये साइंस का टॉपिक है। राइट्स ऑफ चाइल्ड मैरिज सोशल इशू है। वॉइस क्लोनिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। रेड सी एंड ट्रेड आईआर और इकोनॉमी का टॉपिक है। फोटोसिंथेसिस साइंस का टॉपिक है। एनवायरनमेंट एंट्रिक डिसफंक्शन ये आपका साइंस का टॉपिक है। एमआरआई कॉन्ट्रास्ट एजेंट ये भी साइंस का टॉपिक है। लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल साइंस का टॉपिक है। एल सेक्टालिसिस ये एनवायरनमेंट का टॉपिक है। डायट्री डाइवर्सिटी ये एग्रीकल्चर का टॉपिक है। यू विल टॉक अबाउट द एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एज वेल। तो ये सारे टॉपिक्स हैं और फिर जो मेंस का क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ दैट विल बी देयर। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे कल और आज के न्यूज़पेपर के अंदर। ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके पब्लिश हुए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन आज देख लो जो आपको लिखना है 10 नंबर में। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे आप लोग पोस्ट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज अ नीड इज नीड टू इंश्योर इज नीडेड, यहाँ थोड़ा सा ही कर लो, इज नीडेड। एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड टू इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। एक्सप्लेन 10 नंबर पे करना है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन कैसे न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी पे फैसिलिटेट करेगी, तो वो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर दें। तो लास्ट 7 डेज़ में जो आपने मैसेज किए थे, क्योंकि ये फ़ोन जो है मेरे पास जयपुर में ही रह गया था, अब ये फ़ोन मैंने ऑन कर लिया है, तो जो भी आप लोग के मैसेजेस हैं उनकी रिप्लाई मैं 1-2 दिन के अंदर आप सभी को दे दूंगा। तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल नहीं करना, कॉल अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा, मतलब आपको नंबर दूसरा दूंगा। डाउनलोड दिस ऐप सौरभ पांडे CSE ऐप। तो ये जो ऐप है इसके माध्यम से आपको सारी क्लासेस करनी है अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर, सारी क्लासेस एंड ऑल जो भी है। और अगर सपोज़ करो आपको लैपटॉप में क्लासेस देखनी है तो web.sauravpandeyupsc.com सौरभ पांडे UPSC.com इस वेबसाइट पे जाके, मतलब इस लिंक से ही आप तो लैपटॉप में भी क्लासेस देख सकते हैं। ये वेबसाइट आप डाउनलोड कर, मतलब वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और इसमें प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम आज 8 तारीख हो गई, 9 और 10 से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैं पहले टारगेट दूंगा, पहले पूरा एनालिसिस होगा, फिर सोर्सेस का मेल मैंने आपको कर दिया है मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए। अभी भी जो भी सोच रहे हैं, डाउट है, कुछ भी है, तो मैं कोशिश करूँगा आज कल मैं एक वीडियो बना देता हूँ। यूपीएससी प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। 24 की तैयारी कर रहे हैं तभी आपको ज्वाइन करना है। एग्रीकल्चर ऑप्शनल की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, 28 क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, आप देख सकते हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है, आप अपने ऑप्शनल कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस 2025 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का जो है एडवांस का 13th टेस्ट वो फिर शेड्यूल्ड है। ये एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, 5 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। इस टेस्ट सीरीज़ में 13th टेस्ट इस संडे को शेड्यूल्ड, अभी तक जिन्होंने नहीं दिया है तो 12 टेस्ट आप लोग अपना अटेम्प्ट कर सकते हैं। 12th टेस्ट का रिजल्ट मैं पब्लिश कर दूंगा। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, IIT दिल्ली टीम मेक्स फर्स्ट हाई रिस्क लैंडस्लाइड रिस्क मैप फॉर इंडिया। अब देखो, ये जो भी इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, कैसे आपको लिखना है, तो या कहाँ यूज़ कर सकते हो। पहला देखो, डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीएस पेपर 3 के अंदर। जीएस पेपर 3 के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रश्न आते ही रहते हैं। अब टेक्नोलॉजी क्या, मान लो प्रश्न आता है कि क्या टेक्नोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को रोकने के लिए, क्या दिस इज़ पॉसिबल? क्या टेक्नोलॉजी जो है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को रोकने में एक बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल है वो प्ले कर सकती है टेक्नोलॉजी? तो आंसर जब आप लिखते हैं, आर्गूमेंट मेंशन करते हैं, तो उसमें ये कुछ एग्जांपल्स जरूर से कोट कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या करना है कि जैसे लैंडस्लाइड्स की अगर हम बात करें, लैंडस्लाइड्स की बात करें तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे मान लो आप अगर जैसे ये मैप आप देखो, तो यहाँ इस मैप में इफ़ यू कैन सी हियर, तो ये पूरा का पूरा रीजन लैंडस्लाइड प्रोन है, ये रीजन लैंडस्लाइड प्रोन है, ये रीजन लैंडस्लाइड प्रोन है। जैसे वेस्टर्न घाट है, नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन है, ये रीजन देखोगे ये लैंडस्लाइड, तो ये सब रीजन क्या है, दीज आर लैंडस्लाइड प्रोन। और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता है जब बारिश का टाइम आता है, इफ़ यू रिमेंबर, तो काफ़ी अधिक इससे नुकसान भी होता है।
तो जैसे मान लो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और ये सब, और ये रीजन, और ये पूरा रीजन भी है। हिमालयन रीजन की बात करें, लैंडस्लाइड के लिए बहुत प्रोन है। एंड इकोनॉमिक लॉस जो है में रीच 1 से 2% ऑफ जीडीपी तक हो सकता है, और ज़्यादा भी हो सकता है। 80% जो है जो फर्टिलिटीज एंड आर विद इन द डेवलपिंग कंट्रीज। 80% जो आप कह सकते हैं नुकसान जो होता है लैंडस्लाइड से रिलेटेड, वो डेवलपिंग देशों में ही होता है। तो ये एक मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न हो जाता है। अब अगर लैंडस्लाइड की बात करें तो ये पूरे रीजन के अंदर लैंडस्लाइड इंडियन कंटेक्स्ट में भी काफ़ी आप कह सकते हैं कि एक चैलेंज बन जाता है। और लैंडस्लाइड जैसे मान लो ये पहाड़ है, अब जनरली होता क्या है कि जैसे मान लो ये बहुत सारे रॉक्स और डेब्रिस है, मिट्टी, रॉक और ये सब एक साथ आके इधर इकट्ठा हो जाए, तो ये बेसिकली क्या है, जैसे ये डेब्रिस फ्लो है, इकट्ठा हो जाए, रॉक्स आके इकट्ठा हो जाए, ये लैंडस्लाइड होती है। मिट्टी, रॉक्स सब इकट्ठा हो जाए तो ये भी जो है लैंडस्लाइड होती है। और जनरली क्या होता है, जैसे मान लो कि ये एक आपका थोड़ा सा पहाड़ी स्लोप है, अब इसमें घास है, इसमें पेड़ है, तो इनकी जो जड़ें हैं वो मिट्टी को होल्ड करके रखती हैं। लेकिन सपोज क्योंकि हम लोग इतना कंस्ट्रक्शन में बिजी हो रखे हैं, या फिर हम इतना डाइवर्सिटी को ध्यान नहीं देते हैं, तो जैसे ग्रास है, ग्रास की जड़ें हैं, या जो कंडीशंस होनी चाहिए ग्रास ग्रो करने के लिए वो ख़त्म हो रही हैं, प्लांट्स, ट्रीज को हम काट रहे हैं, तो वो जो मिट्टी है वो रह जाती है। और उसमें जब पानी पड़ता है तो धीरे धीरे वो मिट्टी क्या है, पानी के साथ मिलके उसका जो आप कह सकते हैं कि जो वेट है वो बढ़ जाता है, मास बढ़ जाता है, नहीं ये वेट जो है वो बढ़ जाता है, और अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी वो मिट्टी नीचे की तरफ चली जाती है। तो ये बहुत चैलेंज है। तो ये लैंडस्लाइड कंट्रोल करने के लिए जैसे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम और ये सब भी जरूरी है, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसकी मैपिंग भी सही तरीके से कर सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर मैपिंग कर ली, अगर सपोज इफ़ यू हैव डन प्रॉपर मैपिंग इन द सेंस कि हमें पता है कि अच्छा ये जगहें हैं, यहाँ लैंडस्लाइड, ये लैंडस्लाइड यहाँ हो सकती है, तो उसको काफ़ी हद तक हम उन लैंडस्लाइड्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, वार्निंग भी जारी कर सकते हैं। सो इट्स वेरी हार्डर टू ट्रैक एंड स्टडी विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट के माध्यम से, कि हम एकदम से नज़र सारा नहीं रख सकते हैं। एंड ये कई बार लोकलाइज्ड एरिया में भी हो सकती है, बिकॉज इट अफेक्ट ओनली अबाउट 12% ऑफ द कंट्री। देर इज़ लेस डेटा की अगर बात करें तो वो भी कम है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं उनको एनालाइज किया गया, और उस बेसिस में बाय यूजिंग मशीन लर्निंग या एआई की आप बात करो तो उसका इस्तेमाल करके एक मॉडल जो है वो डेवलप किया गया है, मैप जो है एक प्रकार से डेवलप किया गया है, और ऐसे रीजन्स को या एरिया को आइडेंटिफाई किया गया है कि इन जगहों पे ये बहुत ज़्यादा प्रोन है लैंडस्लाइड के। तो ये फैक्ट आप मेंशन कर सकते हो कि इतना सारा 1.5 लाख का जो डेटा पॉइंट्स उनको एनालाइज करते हुए ये डिसाइड करना कि अच्छा यहाँ जो लैंडस्लाइड है, लैंडस्लाइड आपकी हो सकती है। अब ये इन्फॉर्मेशन पूरे देश के अंदर कलेक्ट की गई है, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके मैपिंग्स जो हैं वो डेवलप आपकी की गई है। इसमें जोग्राफिकल सर्वे की मदद लेते हुए एक भारतीय संस्थान है, उसने इसको डेवलप भी किया है। एंड मैप के बेसिस में जैसे मान लो ये रीजन ज़्यादा ससेप्टेबल है, जो लोकलाइज्ड एरिया की अगर हम बात करें, सो हाई लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी जैसे फुटहिल्स ऑफ हिमालय, असम, मेघालय रीजन, ये सब को हमने आइडेंटिफाई करके और फिर वहाँ पे ऑलरेडी जो भी कदम है हम उठा सकते हैं। अब जैसे अगर हम हिमालय शब्द की बात कर लें, अच्छा सभी को पता है कि हिमालयन रीजन में लैंडस्लाइड आती है, लेकिन आपको सोचो हिमालयन रीजन तो इतना बड़ा रीजन है, पूरा जम्मू कश्मीर रीजन से लेके आपका नॉर्थ ईस्टर्न रीजन तक आपका हिमालयन रीजन ही है। तो अब इसमें ऐसा कोई लोकलाइज्ड आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, बट इसमें मैपिंग के माध्यम से जो लगभग ये 1.5 लाख डेटा पॉइंट्स उसके माध्यम से ये क्रिएट किया जा रहा है कि अच्छा हिमालय का ये लोकलाइज्ड एरिया है, यहाँ लैंडस्लाइड के चांसेस ज़्यादा हैं, यहाँ पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, और उस बेसिस पे जो भी कदम उठाने होंगे दैट वी आर डूइंग, हम जो है वो कदम एक प्रकार से उठा रहे हैं। ये सेम सी कंडीशंस वेस्टर्न घाट में हैं, तो यहाँ पे सिर्फ अगर कह दिया कि वेस्टर्न घाट में लैंडस्लाइड होती है, बट आप खुद देखो कि वेस्टर्न घाट तो पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक है, हिमालयन रीजन पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब इतने बड़े रीजन्स में आप किस तरीके से, मतलब हाउ यू कैन जस्ट से कि यहाँ पे लैंडस्लाइड होगा, यहाँ वहाँ पे लैंडस्लाइड होगा। तो एक लोकलाइज्ड मैपिंग के माध्यम से हम काफ़ी हद तक जो एक प्रिडिक्टेबिलिटी है रिलेटेड विथ लैंडस्लाइड वो हम रीच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पैनस्पर्मिया, लाइफ फ्रॉम द वन वर्ल्ड टू द नेक्स्ट। ये टॉपिक आप चाहे तो ज्योग्राफी के अंदर भी मेंशन हम कर सकते हैं, इसको हम साइंस के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आज के पेपर के अंदर ही जो है ये पब्लिश आपका हुआ है। तो जैसे मैंने आपको कहा क्योंकि कल मैं ट्रैवल कर रहा था, लगभग 650-700 किलोमीटर की ट्रैवलिंग हुई, और फिर वो स्थिति इतनी ख़राब हुई
कि आप ये मानो कि फिर कल क्लास नहीं हो पाई, वो बहुत ही रेयर कंडीशन थी कि मैं क्लास नहीं ले पाया था, और आप सभी को पता भी है। तो कल के टॉपिक्स भी मैं आपके लिए यहाँ पे अभी कवर कर रहा हूँ। 5 AM सीरीज़ का वीडियो भी ऑलरेडी मैंने डाल दिया है। अब देखो मेरा जो प्लान है आप लोगों के लिए, एक तो चलो जो मेंटरशिप प्रोग्राम है ऐप के अंदर वो चालू हो गया, 10 तारीख से शुरू हो जाएगा। लेकिन सपोज़ करो कई जो हैं अपना अपना विचार है, तो उसमें कुछ जो मैं अभी आप लोग के लिए स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक तो एंशिएंट इंडिया यूट्यूब के अंदर मैं कवर करूँगा। उसके बाद जैसे आप लोग का एक एग्ज़ाम भी है, CSIR का एक एग्ज़ाम है, शायद फरवरी में हो जाएगा। फिर मान लो आप कोई और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, साथ में UPSC का भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, तो इसमें कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें हैं जो जैसे मान लो पॉलिटी है या हिस्ट्री है या ऐसे जो एरियाज़ हैं जो हमें UPSC के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब मैं फ्री क्लासेस अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूट्यूब के अंदर। तो जो भी जितने लोग भी देखें तो वो देख सकते हैं, मतलब पूरा क्लास नोट्स टाइप रहेगा। आप बढ़िया अपना जो कुछ किताबें हैं वो अपना पढ़ते रहें, और साथ में जो नोट्स हैं वो आप रेफ़र करते हुए, जो क्योंकि हम लोग का डिस्कशन चालू हो जाएगा, जैसे पॉलिटी का डिस्कशन और एंशिएंट इंडिया, ये 2 चीज़ें अभी मैं चालू करूँगा और इसको जल्द से जल्द ख़त्म कर देंगे। ये 2 चीज़ें, फिर दूसरी चीज़ें भी मैं लेकर आप लोग के लिए आऊँगा, ठीक है। तो ये प्रयास रहेगा कि ये सब जो फ्री कंटेंट है यूट्यूब के अंदर आपका चलता रहे। इसके अलावा बाकी की सारी प्लानिंग मैं फिर फर्दर डिस्कस करूँगा। अभी मेरा जो गोल मैंने आप लोग के लिए डिसाइड किया है वो यही है। और CSET की क्लासेस आपकी आज या कल में से दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगी, CSET की क्लासेस, और जो चीज़ें चल रही हैं वो आपकी कंटिन्यूसली चलती रहेंगी। तो यहाँ पे देखते हैं पैंसपर्मिया लाइफ फ्रॉम वन वर्ल्ड टू द नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आता है कि लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। अब इसमें एक चीज़ जो कहा जाता है कि अच्छा, एक ये भी हो सकता है कि जो लाइफ सपोर्टिंग मॉलिक्यूल्स है, ये जो लाइफ है किसी दूसरे टेरेस्ट्रियल बॉडी से या प्लैनेट से वो हमारे शरीर में, हमारे जो अर्थ है वो वहाँ पे आपका रीच किया। ये जो थॉट प्रोसेस है ये इससे रिलेटेड है, दैट इज़ पैंसपर्मिया या पैंसपर्मिया करके बोलता है। ये ग्रीक फिलोसोफर एनेक्सोगोरास, जिन्होंने इस टर्म को कॉइन भी किया था और इस टाइप की चीज़ की कही थी कि जो लाइफ है इट हैज़ ट्रैवल एज अ सीड बिटवीन द प्लैनेट्स। ये थोड़ा सा कई दूसरे फिलोसफर्स हैं उन्होंने भी इस पर काफ़ी हद तक एग्री भी किया है कि जो इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल है वो, मतलब जैसे इसमें ये मतलब नहीं कि कोई इंसान कहीं बैठ के आके भारत में या पृथ्वी में आके लाइफ बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं। मतलब जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी है, वो किसी न किसी तरीके से स्पेस के माध्यम से जो कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हुई जो कि उसको इस प्लैनेट के अंदर ट्रांसफ़र किया, मतलब अर्थ के अंदर ट्रांसफ़र किया। अब प्रश्न ये दोबारा से आ सकता है, चलो ट्रांसफ़र तो कर दिया, चलो इस चीज़ से एग्री कर गए, लेकिन एक जो क्रिटिसिज्म आता है या जो एक थॉट प्रोसेस आता है कि फिर जिस प्लैनेट से ट्रांसफ़र हुई वहाँ कैसे आई। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि उस प्लैनेट से हमारे यहाँ आई, तो ये भी तो हो सकता है कि हमारे यहाँ, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जिस प्लैनेट से आई लाइफ वो उस प्लैनेट में लाइफ कैसे आई, तो ये भी तो सोचना है। तो हो सकता है हमारे अर्थ से जो है इट हैज़ एक्टेड एज अ सीड, तो इसलिए ये क्रिटिसाइज़ की जाती है। ये जो थॉट प्रोसेस है इसको काफ़ी हद तक क्रिटिसाइज़ जो है वो किया जाता है, लेकिन इस पर कई जो रिसर्च है वो चलती रहती है। कई बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जैसे ये स्वीडिश साइंटिस्ट वांते अरहेनियस, इन्होंने भी इस पर कहा कि लाइक रेडिएशन प्रेशर जो सन है फ्रॉम द सन दैट माइक्रोनिज्म कुड बी प्रोपेल्ड थ्रू द स्पेस। तो रेडिएशन जो प्रेशर, सूरज की जो रेडिएशंस हैं उसके प्रेशर से जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके, वी कैन से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द अदर प्लैनेट टू द अर्थ, वो ट्रांसपोर्ट आपका किया जा सकता है। मॉडर्न आइडिया वर्जन की बात करें तो आइडिया ऑफ पैंसपर्मिया एडवांसेस 3 स्टेजेस। पहला प्लैनेट से स्केप करना, फिर मूव करना और फिर दूसरे प्लैनेट पे लैंड करना। जैसे मान लो एक प्लैनेट ये है, दूसरा प्लैनेट ये है, तो यहाँ से स्केप करना, दूसरा फिर ये जो प्लैनेटरी स्पेस है वहाँ से चलते हुए, और तीसरे प्लैनेट मतलब इसमें जो है लैंड करना। ये 3 स्टेजेस आपके पैंसपर्मिया के अंदर इंक्लूड जो है वो होती हैं। बट यहाँ पे कुल मिला के ये तो चलो हमने ये कह दिया, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि इस चीज़ पर तो हम एग्री कर गए कि ठीक है ये एक फैक्टर हो सकता है, दिस कैन बी द रीज़न। बट द पॉइंट इज जहाँ से इस लाइफ ट्रैवल की वहाँ लाइफ कैसे आई, ये थोड़ा सा
एक चिंता का विषय है, मतलब चिंता का क्या, सोच चिंतन का विषय है। राइस इन चाइल्ड मैरिज इन वेस्ट बंगाल। अब देखो ऐसे जो टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे, मतलब आप सोसाइटी से रिलेटेड टॉपिक पे जब कुछ लिखते हो तो वहाँ पे आप इस चीज़ को कोट कर सकते हो। और सबसे देखो प्रॉब्लम क्या होती है, हमें ये समझना है कि जैसे मान लो मतलब आज के समय में हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। जेंडर इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब और सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत जैसे देश में जहाँ पे हम सोच रहे हैं वी नीड टू बिकम 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन, मतलब जितना भी हम बड़ी इकोनॉमी बनना चाहें, उसमें अब अगर हम अपनी हाफ पॉपुलेशन मतलब वुमेन के पार्टिसिपेशन को हम लेस रखेंगे, या सामाजिक इतने प्रेशर्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम बांध देंगे कि जो एक पोटेंशियल है, प्रोडक्शन पोटेंशियल है इन द सेंस, जो एक रोल उनका प्ले हो सकता है इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा। तो ये सिर्फ उनके विकास की बात नहीं है, ये अब देश के विकास की भी बात है। कोई देश आगे बढ़ेगा तब जब 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 देयर इज़ अ जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्विटी इक्वालिटी का जब मैसेज स्प्रेड हो, और जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसमें डिफरेंशिएशन या डिफरेंसेस ना क्रिएट किए जाएं। जो रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन द दैट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन जेंडर, मतलब जेंडर के बेसिस में किसी को रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आज के टाइम पे देखो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, और इट हैज़ टू बी बेस्ड ऑन स्किल, ऑल्दो ये हो भी रहा है, बट अभी और इम्प्रूवमेंट करने की बहुत हद तक हमें ज़रूरत है। तो वेस्ट, अब जैसे चाइल्ड मैरिज हो गई, चाइल्ड मैरिज का आप एग्जांपल कोट कर सकते हो। रिसेंट रिपोर्ट में वेस्ट बंगाल में चाइल्ड मैरिज का एक बड़ा इशू आपको देखने को मिला है। तो इसे पूरा कहानी तो नहीं लिखनी है, बट यहाँ पे जैसे लैंसेंट पेपर प्रेवलेंस ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज चाइल्ड मैरिज जो है अक्रॉस स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, ये रिपोर्ट आई है। इसमें कहा गया कि 1 in 5 गर्ल्स आर स्टिल मैरिड बिलो द लीगल एज। लीगल एज जैसे 18 से भी कम उम्र में। अब आप खुद सोचो, इतनी छोटी एज 18 तो कितनी छोटी एज होती है, मतलब यहाँ पे ये जो एज, अब उसमें अगर मैरिज के बाद फिर और भी काफ़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सारी चीज़ें आती हैं। तो ये जो एज है, मान लो 18 से 25 का जो समय है, इसमें लोग एजुकेशन और स्किल जो है वो एक्वायर करते हैं, फिर अपने एस्पिरेशंस हैं, एम्बिशंस हैं, उसको पूरा करना, फिर धीरे धीरे फिर चलो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अब हमें ये भी समझना है कि हम मैन और वुमेन दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स नहीं हैं। मतलब हम ये भी कैन नॉट से कि हम सिर्फ जो है वी जस्ट फोकस ऑन आवर ओनली ओन एस्पिरेशंस और एम्बिशंस, वी ऑल्सो हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैन वुमेन फिर दे बिकम अ पार्ट ऑफ अ बेसिक यूनिट जो हमारे समाज की है, फैमिली। और उस फैमिली को आगे ले जाना, फैमिली आगे जाती है, समाज आगे जाता है, देश आगे जाता है, ये एक है। तो वो उसके लिए भी एक एज भी जरूरी है। अब यंग एज मतलब इतना ऐसा अभी इतना कम एज में अगर मैरिज हो जाती है तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और आप कह सकते हैं कि दैट इज़ बेसिकली लिमिटेड, वो लिमिट हो जाती है काफ़ी हद तक। और बहुत सारी दूसरी सामाजिक प्रेशर और जो एक अपॉर्चुनिटीज़ हम कह सकते हैं, प्रेशर और जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपॉर्चुनिटीज़ का तो लॉस होता ही है, प्लस जो प्रेशर है वो बढ़ता चला जाता है खास तौर से जो कम एज में मैरिज होती है। तो लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन हेड काउंट वाज ऑब्जर्व्ड इन वेस्ट बंगाल में, लगभग इतना इंक्रीज देखने को मिला, जो कि काफ़ी बड़ा 32.3%। इसको आप कोट कर सकते हैं, लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज विथ ओवर 5 लाख मोर गर्ल्स गेटिंग मैरिड एज अ चिल्ड्रन। अब ये थोड़ा सा बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है। एंड यहाँ पे ये भी कहा गया लिटरेसी रेट और चाइल्ड मैरिज पे ये एक है। देखो सिंपल सी बात है, अगर देखो एक कोई फैमिली एजुकेटेड है और एजुकेटेड है फैमिली, तो इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होगी, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होगी तो फिर बहुत मिनिमम चांस है, या बहुत ना के बराबर चांस है कि बहुत ही यंग एज में मैरिज करते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, देखो अगर फैमिली पढ़ी है तो बच्चे भी पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे स्किल्स एक्वायर करेंगे, तो वो खुद भी आगे कुछ ना कुछ करना चाहेंगे, अपना इंडिपेंडेंट तरीके से खड़े होना चाहेंगे, वो तो होना ही है। तो लिटरेसी रेट और चाइल्ड मैरिज की हम बात करें, इसमें अगर इसमें तो जरूर से इन्होंने कहा कि देयर इज़ नो डायरेक्ट कोरिलेशन बिटवीन चाइल्ड मैरिज के बारे में, जैसा इनका मानना है। लेकिन देखो एक लेवल तक तो फ़र्क पड़ता है। ऑल्दो ये जो डेटा है उस डेटा के बेसिस में जो ये रिसर्चर हैं उन्होंने कहा कि ऐसा कोई लिटरेसी रेट और चाइल्ड मैरिज के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल हाई लिटरेसी होने के बावजूद भी इंसिडेंस ऑफ चाइल्ड मैरिज इज ऑल्सो डिस्प्रोपोर्शनली हाई इन सम डिस्ट्रिक्ट, मतलब डिस्ट्रिक्ट। अब इसमें देखो ये भी पॉसिबिलिटी, मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में 100 में से
30 जो है उनकी लिटरेसी अच्छी है, बट 70 है जिनकी लिटरेसी इतनी अच्छी नहीं है, तो 70 में तो चाइल्ड मैरिज हो सकता है ना। और जिनमें लिटरेसी अच्छी है उसमें मान लो 2-4% वहाँ पे चाइल्ड मैरिज हो जाए, तो ओवरऑल आपको लगेगा कि यार इतना हाई लिटरेसी रेट है फिर भी यहाँ चाइल्ड मैरिज हो रही है। तो यहाँ पे हाँ देखो, सोच अपनी मैटर करती है। मान लो जो फैमिली प्लानिंग है या जो भी एक सोच है वो सब मैटर करती है, लेकिन हमें ये समझना है कि अगर कोई पर्सन एजुकेटेड है तो एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, खास तौर से मेन से ज़्यादा वुमेन के एजुकेशन की बात की जाए, अगर एजुकेशन है तो इकोनॉमिक एम्पावर्ड है तो चाइल्ड मैरिज जैसी चीज़ें ना वो खुद अप्रिशिएट करेंगे ना अपने कमिंग जनरेशन को अप्रिशिएट करेंगे। मतलब कोई वुमेन एजुकेटेड है, जॉब कर रही है, तो नहीं चाहेंगे कि उनकी जो बच्ची है या बच्चा है उसकी बहुत ही कम एज में शादी हो जाए। वो चाहेंगे कि ठीक है मैंने जितना किया अब बच्चे मेरे और आगे लेकर जाएं, ये सोच है। और आप देखोगे कि आज के समय में 28, 29, 30 साल तक कोई अभी आजकल शादियां नहीं करते हैं, अभी लोग तो और भी बढ़ा देते हैं एज, और ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी मतलब यूपीएससी की तैयारी करो तो ऐसा नहीं कि 35 साल 40 साल जो है 35 साल तक जो है इंतज़ार कर रहे हो, भाई सबका अपना अपना टाइम पीरियड होता ही है। तो 30 के आसपास आते ही अपना जो डिसीजन मेकिंग है वो करते रहना। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ वॉइस क्लोनिंग थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज बीइंग यूज्ड फॉर स्कैम्स। ये बहुत चैलेंज है। अभी देखो, अगर आप ये कहाँ से यूज़ करोगे, जैसे मान लो आपसे पूछे एआई मशीन लर्निंग के क्या चैलेंजेस हैं, ये सिक्योरिटी को कैसे अफेक्ट कर सकते हैं, तो ये जब आप ऐसी चीज़ों को मेंशन करें, साइंस टेक के अंदर आप लिख सकते हैं इस चीज़ को, तो फिर आप ये वॉइस क्लोनिंग का भी बता सकते हो। अब देखो, वॉइस क्लोनिंग शब्द से ही पता चल, जैसे मेरी वॉइस, अब करना मत ये सब, ठीक है, तो मेरी वॉइस है, अब इस वॉइस को कोई सेव कर सकता है, सेव करने के बाद कुछ नहीं करना होता है, मतलब ये करना मत, बार बार मैं आपको ये कहना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप देखो कि वॉइस का सैंपल डालना होता है, सैंपल डालने के बाद 3-4 सैंपल डाल के और फिर एआई अपने आप ही वॉइस बना देता है। फिर आप कोई भी टेक्स्ट उस पर लिख दोगे ना तो वो टेक्स्ट उसको रीड कर देगा, उसी के वॉइस में वो रीड कर देगा। और वहाँ पे ऐसा सिस्टम भी होता है कि आपकी एक फ़ोटो या फिर आपका कोई 2-4 फोटो ऐसे डाल दिया जाए जो कि वीडियो के रूप में एक्ट करेगा, और वॉइस जैसे जैसे आएगी आपकी लिपसिंग वैसे वैसे आएगी होगी। तो ये टेक्नोलॉजी आज के समय में है। अब जनरली होता क्या है कि देखो, ऐसे ये चिंता का विषय क्यों है, चिंता का विषय इसलिए बन जाता है बिकॉज देखो क्या होगा कि आपको कॉल आया और आपके फादर के वॉइस में है या आपकी मदर सिस्टर या कोई भी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनकी वॉइस में अरे मेरा एक्सीडेंट हो गया और इस टाइप से इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दो, ऐसे लोग तो तुरंत डर जाएंगे ना, सकपका जाएंगे और वो पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। ऐसे बहुत से स्कैम्स हो रहे हैं, और ये क्यों और कैसे किए जा रहे हैं, ये सब कुछ आपका जो वॉइस क्लोनिंग है जो कि एआई के माध्यम से इजीली आज के समय में किया जा सकता है। आप देखोगे आजकल फेमस है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर के उसमें रैप सॉन्ग चला रहे हैं, ऑल्दो पता चल जाता है कि वो सही नहीं है, लेकिन अब आज के समय में देखो ऐसे पेड एआई हैं, ऑल्दो कॉस्टली हैं, लेकिन पेड एआई हैं ऐसे जिनके माध्यम से वॉइस सैंपल डाल के और ऐसा यूनिक वॉइस क्रिएट किया जा सकता है कि आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे। ऑल्दो कोई एक्सपर्ट है वो कर सकता है, बट कॉमन आदमी नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कि अच्छा ये वॉइस असली है कि नकली है। तो वॉइस क्लोनिंग आप खुद सोच सकते हो कि कितना मैटर ऑफ कंसर्न है कि कोई चीज़ जो आपका बेसिक वॉइस जो है ये उसको भी आपका जो इमेज है, आपकी फ़ोटो है, आपका वीडियो है, वो सब जो आपको बताता है कि आप हो, उसकी क्लोनिंग की जा सकती है। तो वॉइस तो एक ऐसी चीज़, जैसे आपकी चलो फोटो एडिट करके मॉर्फ करके समझ में आता है जी चलो, वॉइस भी वैसी की वैसी क्लोन की जा सकती है। तो अब अगर उससे कोई भी वीडियो क्रिएट कर दिया जाए तो किसी का भी मेलिंग किसी को भी कर देंगे, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 66% जो इंडियन पार्टिसिपेंट्स हैं दे एडमिटेड दैट दे वुड रिस्पॉन्ड टू अ वॉइस फ़ोन कॉल। मान लो कोई फैमिली मेम्बर्स कुछ कॉल करता है तो ऑफकोर्स करेंगे, फादर का कॉल आ गया, सिस्टर का कॉल आ गया, किसी का कॉल आएगा तो आप बोलोगे कि हाँ हाँ, मतलब मान लो कोई इमरजेंसी है, कोई ज़रूरत है, तो आप मना थोड़ी ना करोगे। तो अब वो असल में वो इंसान होगा ही नहीं, वो इंसान आपका असल में होगा। तो कभी भी ऐसे इमरजेंसी का कुछ कॉल आए तो थोड़ा कंफर्म कर लेना चाहिए, ये जरूर से फिर है आपको एक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ हैज़ द रेड सी ट्रबल इम्पैक्टेड इंडिया। इस पर अच्छा टॉपिक बन सकता है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमी से रिलेटेड ये क्वेश्चन जो है वो आपके लिए फ्रेम हो सकता है। आईआर और इकोनॉमी को लिंक करके ये प्रश्न इसमें जो है फ्रेम हो सकता है। इस पर मैंने काफ़ी सारे आर्टिकल 3 to 4 आर्टिकल्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन थोड़ा सा आप जो भी आज लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप ये इस चीज़ को समझो। देखो पहले तो ये मैप आप देख सकते हो, तो ये हमारा इंडिया है और ये अरेबियन सी रीजन है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना। तो ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज आ गया। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बब अल मंदेब है, बब अल मंदेब करके है। फिर यहाँ पे आ जाओ तो ये गल्फ़ ऑफ एडन है, गल्फ़ ऑफ एडन हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओगे तो ये स्वेस कनाल है। अरे तो अब ये पर्शियन गल्फ़ इधर आ जाता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका ये इसे हम रेड सी बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एड रेड सी। अब सारी लड़ाई जो है ना रूट की चल रही है। अब आप ये देखो ये यहाँ पे हमने जो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना रहे थे तो वो इस टाइप से जा रहा था, इस जगह से होते हुए। तो अब वो पूरा का पूरा जैसे यहाँ डिस्टर्बेंस होगा तो ट्रेड रूट पूरा का पूरा अफेक्ट होगा। आपको सोचो जैसे मान लो कोई शिप जा रही है, अब शिप अगर जाएगी तो यहाँ से मान लो इस टाइप से शिप अगर किसी तरीके से जा रही है, अब यहाँ पे हौतीज़ जो हैं, यहाँ पे जो यमन में हौतीज़ हैं हमला कर देंगे तो जाएंगे, अब वहाँ जाएगा नहीं। जैसे आप अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल कर रहे हो और सडनली आपको पता है ये जो रास्ता है ये कोई ट्रक ट्रैवल कर रहा है और उसको पता चल जाए कि फॉर एग्जांपल कि ये जो रीजन है या यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमला हो सकता है या यहाँ पे डकैत हैं या चोर और इस टाइप के लोग घूम रहे हैं, तो कोई उस रास्ते से जाएगा ही नहीं, बोल रात के समय यहाँ पे मत निकलना, बहुत दिक्कत। तो ऐसी जो समुद्री जहाज़ है वहाँ उनको भी चिंता रहती। तो कोई जहाज़ ऐसे आ रहा है, ठीक है, सपोज़ कोई जहाज़ जो है वो इस रास्ते से अगर आ रहा है ऐसे और यहाँ पे इस टाइप से हमला हो जाएगा तो मूवमेंट अफेक्ट हो जाए, तो वो अल्टरनेटिव ले रहे हैं और ये इतना ज़्यादा यहाँ तक ले रहे हैं। जैसे ये केप ऑफ गुड होप से और फिर आपका जा रहा है, तो यहाँ पे आप खुद सोचो कि अगर जहाँ पे इतना सीधा रास्ता है वहाँ से अब इतना लंबा घूम के आएंगे तो एक तो जो सामान पहुँचाने का टाइम है वो आपका बढ़ेगा, साथ में कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये मैटर ऑफ कंसर्न बन जाता है ओवरऑल। तो अपने आप जो इम्पोर्टेंस है इस रूट की, क्योंकि देखो इंडिया या दूसरे देश इसी चीज़ की तो लड़ाई कर रहे हैं कि अगर चाइना कहीं ना कहीं इस रीजन में मान लो इंडो पैसिफिक रीजन पे भी चाइना बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए तो वो यही तो सारा जो ट्रेड का मूवमेंट है उसको अफेक्ट कर सकते हैं। वो अपनी इच्छा अनुसार जहाँ ट्रेड है वो अलाउ करेंगे, जहाँ ट्रेड नहीं है वहाँ अलाउ नहीं करेंगे। तो कितना ज़्यादा कंसर्न है आप खुद इमेजिन कर सकते हो। तो ये कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस कर सकते हैं। हाउतीज़ हैं, अब उनको हाउतीज़ ईरान कंट्रोल करता है, ईरान को चाइना कंट्रोल करता है, तो ये सारा इस पूरे रूट में डिस्टर्बेंस जो है वो आपके हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो अब ये देखो जैसे ये मैंने आपको बताया, मैप का याद रखना, ये पर्शियन गल्फ़ है, बब अल मंदेब है, यमन है, एरिट्रिया है, ओमान है, ये आपका स्वेस कैनाल है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है सोमालिया है, डिजिबाउती और एरिट्रिया जो देश है, डिजिबाउती एरिट्रिया है, ये रेड सी है। तो ये पूरा रूट ये लोग ब्लॉक कर रहे हैं एक तरीके से, और यहाँ पे ब्लॉक कर रहे हैं। इसलिए देखो वर्चस्व की लड़ाई जो यमन में सऊदी अरेबिया और ईरान की चल रही थी, तो ईरान जो सपोर्ट कर रहा था हाउतीज़ को और सऊदी अरेबिया जो उनका लीडर है उनको सपोर्ट कर रहा था, और बीच में यूएई भी कूद गया था तो उसने इस रीजन पे अपना थोड़ा सदर्न पार्ट में कंट्रोल कर लिया था। तो इंडिया भी देखो ओमान के साथ बढ़िया रिश्ते बना रहा है अपने, इनके जो अपने भी सुल्तान जो है वो आए भी थे भारत के अंदर। तो ओमान बहुत इंपॉर्टेंट, इंडिया ओमान के साथ अच्छे रिश्ते बनाएगा, क्योंकि ओमान के साथ अच्छा रिश्ता बनाने का मतलब ये है कि ये जो इलाका है ये रास्ता खुला रहेगा भारत के लिए आज के टाइम पे। और आप खुद देखो ना, देखो ये आपका मालदीव्स है, मालदीव्स चाइना सेंट्रिक हो गया। आप देखोगे जो भी डेवलपमेंट हो रहा है तो ये भी रीजन पे, इंडियन ओशन रीजन में मालदीव्स का एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो ये भी बहुत इंडिया सेंट्रिक हो गया है। तो अभी देखो पहला ही विजिट चाइना कर रहे हैं जो प्रेसिडेंट है मालदीव्स का, तो अब उसमें भी देखो वो काफ़ी सारी ऐसे, क्योंकि वो जो रिजीम है, प्रेजेंट रिजीम है, वो इतना ज़्यादा इंडिया के लिए पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। जैसे उनके मिनिस्टर्स हैं उटपटांग बोलना कि इंडिया जो है पपेट है इजराइल का, इस टाइप की चीज़ें बोलना, तो इससे उनका माइंडसेट पता चलता है कि कैसे थॉट प्रोसेस है उनका। तो कभी भी इंडिया के साथ स्टैंड नहीं करेगा जो प्रेजेंट रिजीम है। ऑल्दो रिजीम अगर चेंज होगी तो फिर वो जैसे पुरानी जो रिजीम थी इससे जस्ट, तो वो इंडिया के प्रति बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड थी। इंडियन आर्मी को यहाँ से बाहर कर देना या बहुत सारी ऐसी चीज़ें लोग करेंगे। प्लस ये मालदीव्स की बात की जा रही है, और प्लस देखो इंडियंस बहुत ज़्यादा मालदीव्स जाते हैं, और इस वजह से क्या है कि इनकी काफ़ी अधिक आप कह सकते हैं टूरिज्म के माध्यम से कमाई भी अच्छी खासी होती है मालदीव्स के अंदर अगर बात की जाए। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप में थोड़ा बीच इधर उधर गए और दिखाया, सेलिब्रिटी हैं उन्होंने भी कहा कि इस जगह जाना चाहिए, सचिन तेंदुलकर है वो भी वहाँ गए। तो ये एक मैसेजिंग है कि आप अपनी जो हॉलीडे प्लान्स हैं
वो लक्षद्वीप में करें, तो हमारा जो लक्षद्वीप का इलाका है वो ग्रो करेगा, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। और ऐसा कोई मतलब मालदीव्स में तो जो चीज़ें हैं वो लक्षद्वीप के अंदर है, ऑल्दो इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो ज़रूर से किया जा सकता है। तो ऑल्दो चाइना कहेगा देखो तुम घबराओ मत, अगर इंडियंस नहीं आएंगे आपके यहाँ पे तो कोई बात नहीं, हम अपने चाइनीज़ वहाँ भेज देंगे। इस टाइप का थिंकिंग है। पहले कोशिश भी की गई थी, पाकिस्तान के लोगों ने भी ये कहा कि वो जब मूव करेंगे या चाइना के जो है वो मूव करेंगे और इससे कुछ कंसेशंस मालदीव्स को मिलेगा। तो देखो ये सब लड़ाइयाँ अगर आप पूरा ऑब्जर्व करोगे ना विश्व के अंदर, तो ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे से सब कुछ जुड़ा हुआ है। अब ये ज़्यादा अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो फिर कंसर्न हो जाएगा। फिर देख लो गल्फ ऑफ एडन है, या दीजिबाती है, एरिट्रिया, रेड सी, ये सब याद रखना मैपिंग के लिए, सब इंपॉर्टेंट है, सब प्रश्न आपके लिए फ्रेम हो सकते हैं। सो अगर देखा जाए, अगर इम्पैक्ट की हम बात करें तो देखो इम्पैक्ट में क्या है कि जो है लाइक अगर मान लो होगा तो जो शिप है उसका मूवमेंट अफेक्ट होगा, जो इवन स्मॉल फीडर जो वेसल्स हैं हैव अ लॉट ऑफ लेट स्टॉप प्लाइंग इन दीज वाटर्स। 90% जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर कार्गो है वो इसी मतलब शिप्ड फ्रॉम इंडिया यूज टू गो थ्रू रेड सी से ही जाते हैं, 90% वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, तो रेड सी के माध्यम से ही जाओगे। अब केप ऑफ गुड होप से अभी जैसे मैप में मैंने दिखाया वहाँ से उनको जाना पड़ रहा है। एक्सपोर्टिंग टू यूरोप, यूएस ईस्ट कोस्ट और इवन नॉर्थ अफ्रीका में ये लॉन्ग रूट को इस्तेमाल किया जाए। और लॉन्ग रूट का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो खर्चा बढ़ेगा तो जो भी प्रोडक्ट है, कोई बिजनेसमैन तो नहीं चाहेगा ना उसका पैसा मतलब इन सब खर्चे में लगे। तो 10% जो है इंडिया इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इज आइदर नॉट मूविंग और यूजिंग ट्रांजिट फैसिलिटी, मतलब कुछ तरीके अपना रहे हैं। अब इसमें जैसे एक होता है फ्री ऑन बोर्ड, इसमें क्या है जो फ्राइट बर्डन है वो बायर के ऊपर है। मतलब जैसे मान लो मैं कुछ खरीदना चाह रहा हूँ, अब मैं चाह रहा हूँ कि वो चीज़ आए एक देश से, तो जो भी उसका कॉस्ट होगा मुझे देना है, तो ये फ्री ऑन बोर्ड है। अब इसमें अगर ये फ्री ऑन बोर्ड वाला कंसेप्ट अगर आप देखो तो अगर ये स्थिति है तो बायर कह देगा ठीक है अभी मेरे पास इन्वेंट्रीज हैं, पहले से ही मैंने ये संभाल के सामान रखा हुआ है, तो अभी आप थोड़े दिन डिले कर लो। दूसरा होता है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्राइट, CIF, ये एक तरीका होता है। इसमें क्या है, या कॉस्ट एंड फ्राइट का है, तो ये एक्सपोर्टर ही, जैसे मान लो कोई एक्स कंट्री से मुझे कुछ भेजना चाह रहा है, एक्सपोर्ट करना चाह रहा है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो सारा उसका होगा। ऑल्दो हो सकता है प्रोडक्ट के कॉस्ट को इंक्लूड कर लिया हो, लेकिन कई बार सेल होल इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट साथ में इंक्लूड कर लेते हैं। तो ये मेथड है कि कॉस्ट इंश्योरेंस फ्राइट, जहाँ पे जो एक्सपोर्टर है उसकी जिम्मेदारी है। तो अब उसे तो अब बायर अगर एग्री नहीं करेगा तो एक्सपोर्टर को तो पहुँचाना पड़ेगा सामान को, तो एक्सपोर्टर जरूर से कहेगा इंपोर्टर को कि यार अभी थोड़ा सा वेट कर लो, अब इन्वेंट्री ये सब यूज़ कर लो, या फिर मुझे आना पड़ेगा तो ये इधर घूम के केप ऑफ गुड होप से आना पड़ेगा, तो फिर ज़्यादा दिक्कत वाली बात जो है वो मतलब उनके लिए बढ़ जाएगी। इट्स बेटर कि, या फिर कॉस्ट जो है वो बढ़ सकता है, तो इट्स बेटर कि आप जो है अभी अगर आपके पास इन्वेंट्री है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। सो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग अबाउट 25% जो कंटेनर्स हैं आर बीइंग हेल्ड बैक बाय द इंडियन एक्सपोर्टर्स, ठीक है, जो इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके द्वारा, ठीक है, हेल्ड बैक बाय द इंडियन एक्सपोर्टर्स, ठीक है। तो कंटेनर कॉर्पोरेशन जो इंडिया है इट इज सेइंग कि लगभग 25% जो कंटेनर्स हैं ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के द्वारा आर बीइंग हेल्ड। जितने भी कंसाइनमेंट है आर लाइकली टू बी इम्पैक्टेड बाय द इंक्रीज इन द फ्राइट कॉस्ट, बहुत तेजी से बढ़ेगा, फ्राइट कॉस्ट बढ़ेगा ही, क्योंकि आप इतना लंबा घूम के जाओगे तो फ्राइट कॉस्ट तो बढ़ना ही है। अब ये देखो इंडिया के इंपोर्ट की बात करें तो इसमें एक्स्ट्रा टाइम लॉन्गर रूट लेने से प्लस इंपोर्ट कॉस्टली पड़ेगा, ये है। एंड ये जो भी जैसे मान लो हम चाहेंगे पेट्रोल डीजल का प्राइस थोड़ा सा रिड्यूस हो, बट अगर इतना ट्रैवल हो के चीज़ें आ रही हैं, रिसोर्सेस मान लो कुछ हम नई अपकमिंग टेक्नोलॉजी मान लो लिथियम या कुछ भी ऐसा हम दूसरे देशों से मंगाना चाहते हैं और अपना डेवलप करना चाहते हैं, तो वो सब कुछ डिले होगा, क्योंकि उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए या दूसरे जो चीज़ें हमें चाहिए ये इंपोर्ट करना है लॉन्गर रूट से आएगा, कॉस्टली होगा, और जो पहले फिर हमारे प्रायोरिटी में पहले हम वो करेंगे रादर देन गोइंग फॉर जो हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। फिर जो वॉर रिस्क प्रीमियर इन रेड सी, ये भी possibility है, like additional war risk premier in the Red Sea have been partially contributing to the freight rate increase, but this surcharge is significantly lower than the cost linked to the, तो यहाँ पे जैसे ये कह देंगे कि यार अभी यहाँ पे स्थिति ठीक नहीं है, तो अगर आप रेड सी से जाना पड़ जाओगे तो इतना पैसा थोड़ा देना पड़ जाएगा, तो कई लोग दे भी देते हैं, क्योंकि अगर वो मूव करेंगे केप ऑफ गुड होप से, तो केप ऑफ गुड होप से अगर मूव करेंगे तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो कॉस्ट और अधिक होगा इन कंपैरिजन, अगर उन्हें वॉर रिस्क प्रीमियर भी रेड सी में पे करना पड़े। नेक्स्ट देखते हैं, स्टडी रिवील्स द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस।
ये देख लेते हैं। देखो ये साइंस का टॉपिक, फोटोसिंथेसिस क्या है। जैसे मान लो लाइट है, सूरज की लाइट पत्तियों में पड़ेगी और फिर उसके बाद CO2 और वाटर के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और ऑक्सीजन और ग्लूकोज आपका बनता है। तो ये प्रोसेस हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस में जैसे कुछ एक यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे ये स्ट्रक्चर आप देखो, क्लोरोप्लास्ट है। तो ये फोटोसिंथेसिस बेसिकली जैसे एक होता है लाइट डिपेंडेंट लाइट रिएक्शन और एक होता है कैल्विन, जिसे हम डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं। वो कुछ इस तरीके से होता है, ये रटना नहीं है, बस जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कई ऐसे ऑर्गेनल्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। जैसे ये अगर आप देखोगे तो जैसे ये आपका क्लोरोप्लास्ट टाइप है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे थाइलाकॉइड्स हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर, ये जो इसे हम थाइलाकॉइड बोलते हैं, ये थाइलाकॉइड है। फिर ये मेम्ब्रेन्स हैं और ये अगर देखा जाए तो ये स्ट्रोमा है, ये जो लिक्विड जिसे हम कहते हैं। ये दो मेंबर्स, आउटर मेंबर, इनर मेम्ब्रेन है, ये है ना। तो ये पूरा का पूरा जो फोटोसिंथेसिस में ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। तो अभी स्टडी क्या मतलब कहती है कि जो एविडेंस अभी मिला है, ये कहता है कि फोटोसिंथेसिस जो है 1.75 बिलियन साल पुराना, लाइक आइडेंटिफाइड इनसाइड अ कलेक्शन ऑफ 1.75 बिलियन ईयर ओल्ड माइक्रोफॉसिल्स। तो अब ये डिस्कवरी ये है कि किस तरीके से ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस हुआ। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब कि जैसे मान लो साइनोबैक्टीरिया में देखने को मिलता है, तो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब कि जो मान लो CO2 और पानी मिलके जो फाइनल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बाद जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आपका ऑक्सीजन है। एक तरफ ऑक्सीजन है, दूसरी तरफ आपका ग्लूकोज है। तो ये देखने को मिलता है ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस के अंदर। एंड साइनोबैक्टीरिया एक इम्पॉर्टेंट रोल आप कह सकते हैं लाइक प्ले किया है, जो आपका ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट भी हुआ था। ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट का मतलब क्या हुआ कि जब एक ऐसी स्थिति बनी, जैसे मान लो जो भी ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में आने लग गया, वेयर इट रिएक्टेड विथ मीथेन, और ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर में एड ऑन होता गया और मीथेन जो है डिप्लेस होता गया। ऑक्सीजन मेजर कंपोनेंट एटमॉस्फेयर का बना। अब आपसे पूछे कि पहले के टाइम पे मेजर कंपोनेंट एटमॉस्फेयर का क्या था, तो मीथेन था। फिर ग्रेट ऑक्सीजन जो इवेंट हुआ उस समय कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस हुए जिसके माध्यम से ऑक्सीजन एक मेजर कंपोनेंट बन गया, वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट आपका बन गया। तो ये कहा जाता है कि 2.4 से 2.1 बिलियन साल पहले जो है वो हुआ था। अब आज के समय में देखो, ये तो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट है। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कब का जो समय बताया गया वो 1.75 बिलियन ईयर्स एगो उसके बताया गया। तो जैसे अब इसके लिए एक जो मिला है, फॉसिल मिला है, ये ऐसा करके, जिसे हम नेविफ्यूसा मैजेनेंसिस कहते हैं। तो इसकी स्टडी की गई है, उस बेसिस में थाइलाकॉइड जो मैंने अभी आपको दिखाया उसकी माइक्रोस्ट्रक्चर को समझा गया और फिर उसको कंपेयर किया गया आज के साइनोबैक्टीरिया के साथ। तो थोड़ा सा ये लोग कंक्लूड किए कि जो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस है, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कुल मिला के 1.75 बिलियन साल पहले आपका हुआ था। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। तो ये जो एन मैजेनेसिस है ये एक साइनोबैक्टीरिया था पहले के टाइम पे, आज थोड़ा सा इवॉल्व हो चुका है। उसके अलावा ये कहा गया 1.75 बिलियन साल पहले आपका हुआ है। अब ये कि जो मिस्ट्री ऑफ वेदर फोटोसिंथेसिस इवॉल्व बिफोर और आफ्टर द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट, मतलब जो ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट है जो कि और साल पहले 2.4 बिलियन से 2.1 बिलियन साल पहले हुआ था, तो इसके तो काफ़ी बाद में आपका ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस है। तो ये जो मिस्ट्री थी कि क्या पहले ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ या पहले फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, तो उसका आंसर मिल ही गया ऑलमोस्ट। जो स्टडी है वो आपका कहती है। अब इसमें कई स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, थाइलाकॉइड और ये सब भी जुड़े हुए हैं, तो पहले मैंने बताया उसको देख लो। नेक्स्ट देखते हैं, टारगेट फॉर अ गट कंडीशन इन मालनरिश्ड चिल्ड्रन। ये भी साइंस के अंदर आप इसको नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सेशन देख रहे हैं तो लाइक बटन जरूर से प्रेस करें और सेशन को जो है लाइक तो करें ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और एक हैबिट बनाएं सुबह उठने की। 5am सीरीज देख रहे हैं प्लस हिंदू सेशन जो चल रहा है उसको भी पूरा गो थ्रू आपको होना है। कोई डाउट कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज जरूर से करें। बट यूपीएससी में आपको इस टाइप के कंटेंट देखने की आदत डालनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा आलस आ सकता है, स्टार्टिंग में आपको लग सकता है यार ये तो मतलब काम का है कि नहीं है, तो आप शॉर्टकट की तरफ जाएंगे, वन लाइनर टाइप करंट अफेयर्स पे जाएंगे जो आपके अंडरस्टैंडिंग के विद इन होगा। आपको है ना कि प्रधानमंत्री हाल में ही किस आइलैंड में गए थे, इस टाइप की चीज़ें, तो आपको तो उसमें ज़्यादा समझने की बात नहीं है। बट जब मैं आपसे ऑक्सीडेनिक ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट या ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस की बात करूंगा तो आपके इंटरेस्ट थोड़ा डगमगा सकता है। बट अभी आपको इंटरेस्ट डगमगाना या सब नहीं है, रेलिवेंस पे फोकस करना चाहिए
क्या कंटेंट रेलिवेंट है वो मैटर करता है। रेलिवेंट है तो आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा, अदरवाइज तो बहुत सारे लोग हैं इंटरेस्ट बनाने के लिए, है ना, मतलब इन द सेंस कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई जो एम रखते हैं उसका, उनकी अगर हम बात करें। चलो, साइंटिस्ट ने भी डिस्कवर किया प्रॉमिसिंग ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी फॉर गट कंडीशंस। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे गट मतलब जो इंटेस्टाइन और ये सब होता है, तो यहाँ पे कहा गया कि जैसे जो मेल नरिश्ड चिल्ड्रंस हैं डेवलपिंग देशों के अंदर, तो उनके मतलब ऐसा कुछ जो स्थिति बन जाती है उनके इंटेस्टाइन और इन सब में कि जो फूड में जो मौजूदा न्यूट्रिएंट है उनका सही से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, तो माल नरिशमेंट और वो फेस करते हैं। तो इसमें क्या है, कहा गया कि कुछ एनवायरमेंट एंट्रिक डिसफंक्शंस है, इसको आइडेंटिफाई करना। एंड अगर मान लो, ये एक्सप्लेन करूंगा मैं ईईडी क्या होती है, और इसमें कहा गया कि अच्छा प्रोटीन डाइट और कुछ एंजाइम्स हैं, कोई एंजाइम्स मतलब जो एंजाइम्स के काम को फैसिलिटेट और करें, या बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है। बाइल मतलब एक प्रकार का फ्लूड होता है जो स्टमक में डाइजेशन में एक रोल उसका होता है। तो इनको अगर कहा गया कि अगर ये इनका सही से यूज़ किया जाए तो ये कोई ना कोई डिसऑर्डर अगर है इंटेस्टाइन में जिनका डैमेजिंग इफेक्ट है, या जिस भी कारणवश इंटेस्टाइन सही से जो भी खाए उसका न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो यहाँ पे कहा गया कि देखो एनवायरमेंट एंट्रिक डिसफंक्शंस जो ईईडी है, इट रिफर्स टू इनकम्प्लीटली डिफाइंड सिंड्रोम और इन्फ्लेमेशन इन द सेंस कि जब हम बात करते हैं तो सूजन टाइप आ जाना, और जो न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है इंटेस्टाइन में वो रिड्यूस हो जाना, ख़ास तौर से देखा जाए। और ये खास तौर से बच्चों में, अडल्ट में, लो मिडिल इनकम जो कंट्रीज उसमें देखने को मिला है। तो अगर ईईडी की स्थिति बनती है, एनवायरमेंटल एंट्रिक डिसफंक्शन की स्थिति बनेगी, सो इससे मेल नरिशमेंट के चांसेस और अधिक बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी रिक्वायर्ड फूड हमें खाना चाहिए वो खाने के बावजूद भी जो न्यूट्रिशन है वो रीच नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिशन के एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज इन दिस कंडीशन ऑफ एनवायरमेंटल एंट्रिक डिसफंक्शन, ईईडी। ये शब्द आप याद रखना, इसका क्या मतलब होता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे साइंस का एक टॉपिक और आ जाता है। ये कल के टॉपिक्स भी मैं आपके कवर कर रहा हूँ और आज के भी टॉपिक्स मैं आपके कवर कर रहा हूँ। और कॉन्ट्रास्ट एजेंट एडवांसेस एमआरआई डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन इंजरी। अब यहाँ पे मैं जो आपको समझाने का प्रयास करूँगा कॉन्ट्रास्ट एजेंट क्या होता है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है साइंस टेक का। मैं आप लोग के लिए कोर्स भी लेकर आऊँगा साइंस टेक्नोलॉजी का, ऐप के अंदर वैसे वो आएगा, लेकिन मैं आपके लिए जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, मैपिंग और ये सब के फ्री क्लासेस, सारा जो स्टैटिक पार्ट है वो सब फ्री इस चैनल पे देना स्टार्ट कर दूंगा। 1-2 दिन के अंदर क्लासेस शुरू होंगी। पहले स्पीसीज खत्म करूंगा, जिसका एक वीडियो है, एनवायरनमेंट के बेसिक वाले लेक्चर मैंने आप लोग के लिए करा ही दिए हैं, थोड़ा उसको देख लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद जैसे पॉलिटी है और ये सब चीज़ें भी मैं आपका पूरा ख़त्म करवाऊंगा, बहुत हेल्प रहेगी। बाकी जैसे मान लो एडवांस्ड पार्ट है वो ऐप के अंदर जो क्लासेस होंगी, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो 1.5-2 साल का कंटेंट है, तो उसमें जैसे जिन्होंने पहले से हिंदू के नोट्स बना रखे हैं, या जो लोग GES रिपोर्टर जो मैगजीन आती है जो कि सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट के अंदर आपको पूरी मिल जाएंगी, तो अगर आप वो कर रहे हैं तो फिर आपको पास जो ही वही कंटेंट अपना रिवीजन कर लें, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, अ टीम ऑफ रिसर्चर दे हैव डिजाइंड अ लिविंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट फॉर MRI ऑफ द ब्रेन, जिससे मान लो कुछ भी ब्रेन इंजरी और इन सबको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है कि जैसे MRI जब की जाती है तो कुछ फ्लूइड का भी शायद इस्तेमाल किया जाता होगा, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर सको। जैसे अगर MRI की जा रही है, शरीर के किसी हिस्से को हम देख रहे हैं, तो उस फ्लूइड के माध्यम से शरीर का वो जो हिस्सा है या जो ऑर्गन है वो पूरे तरीके से उसकी विजिबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। सो दिस इज बेस्ड ऑन द माइक्रो पैचेस दैट कैप्चर इम्यून सेल्स दैट टेंड टू इन्फिल्ट्रेट द ब्रेन आफ्टर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी एंड कुड प्रोवाइड पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल फॉर द क्लिनिकल मॉनिटरिंग थेरेपेटिक रिसर्च। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि जो भी इम्यून सेल्स हैं, जैसे मान लो कि ब्रेन इंजरी हो जाए, ब्रेन इंजरी के बाद उस जगह पे पॉसिबिलिटी होती है कि हमारे जो ये प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल्स हैं वो उस जगह पे एक्टिवेट हो जाएं, तो वो एक लिविंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट के रूप में काम। देखो कॉन्ट्रास्ट एजेंट का क्या मतलब, जैसे मान लो जैसे आप समझो कि अगर आप क्रिकेट देखते हो, जैसे क्रिकेट आपने देखा होगा, तो क्रिकेटर जो है जो बैटिंग करता है तो पीछे देखोगे तो ब्लैक स्क्रीन होती है। तो वो ब्लैक स्क्रीन क्यों होती है कि जब बॉल आए और मान लो वहाँ पीछे खड़े होकर कोई पिच के उधर जहाँ पे ब्लैक स्क्रीन वहाँ कोई खड़ा होकर डांस करे, तो प्लेयर जो है उसकी जो विजिबिलिटी है बॉल की वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब इतना अच्छा
और उसको दिखेगा नहीं वो, है ना, क्योंकि अभी 150 की स्पीड में बॉल आएगी तो इतना विजिबल नहीं होगा, तो वहाँ पे ब्लैक स्क्रीन लगाते हैं, तो उसकी जो उस ब्लैक स्क्रीन में जब वाइट या ये कलर की बॉल आएगी तो उसको प्रॉपरली विजिबल है, तो कंट्रास्टिंग होता है। तो ये एक फैक्ट है। इसी तरीके से क्या होता है कि कुछ ऐसे एजेंट्स हैं, जैसे मान लो ब्रेन में इंजरी हुई, अब वो इम्यून सेल्स उस जगह पे एक्टिवेट हो गए, तो वो लिविंग कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट का काम करेंगे। एमआरआई उन इम्यून सेल्स को मॉडल करके, स्टडी करके इट कैन कंक्लूड अबाउट द ब्रेन इंजरी, ये चीज़ है। तो ये ब्रेन इंजरी केसेस जो हैं, ये कई प्रकार के जो अनडायग्नोस्ड हो जाते हैं उनको अब डायग्नोस किया जा सकता है इसके माध्यम से, जिसे हम लिविंग कॉन्ट्रास्टिंग एजेंट बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो शब्द है ये क्या है, एयर और कार्बन डाइऑक्साइड का एक एग्जांपल है जो कि नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है, रेडियोलॉजी में यूज होता है। एंड ये किसी रीजन को विजुलाइज करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, जैसे मान लो हमारे इंटेस्टाइन है, गैस्ट्रो ट्रैक्ट है, उसकी बात करें। एंड फिर उसके बारे में फिर हम, जैसे अगर आपने देखो अल्ट्रा जो किया जाता है ना, अल्ट्रा वायलेट टाइप, वो क्या बोलते हैं, पेट में जब है वो किया जाता है तो उसमें एक फ्लूड सा लगाते हैं, और फ्लूड के बाद और फिर वो उसको ऊपर एक ऐसे ऊपर पेट में फेरते हैं और कंप्यूटर में सारा दिखता है, तो वो फ्लूड है, तो है ना। तो इसी तरीके से कई जो फ्लूड हैं कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स एमआरआई के अंदर भी इस्तेमाल आपके किए जाते हैं। अब जैसे मान लो लीवर कॉन्ट्रास्ट एजेंट के अंदर गैटोबिनेट का इस्तेमाल होता है, स्मॉल आयरन पार्टिकल एंडोरिन रिसोसिस्ट का इस्तेमाल होता है। ऐसे ही ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि लीवर के कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। अभी हमने जो बात किया वो लाइव कॉन्ट्रास्ट एजेंट है। जैसे एमआरआई की अगर हम बात करें, कुछ ऐसे कॉन्ट्रास्ट एजेंट है वो टॉक्सिक भी हो सकते हैं, दे आर अनएबल टू एंटर टिश्यू। कई बार जैसे मान लो टिश्यू में एंटर नहीं करेंगे, कई बार वो प्रेजेंट रहेंगे और ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं शरीर के कुछ हिस्से के लिए, जहरीले भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखें। नेक्स्ट देखते हैं, आइसोलेशन टेक्निक टू स्टडी लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स। ये भी साइंस का टॉपिक है, कल के पेपर के अंदर ये आया था। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कहा गया कि यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स के बारे में। तो पहली चीज़ तो आप ये समझें कि ये जो हम डिस्कशन इसमें अगर देखें तो ये क्या है कि जैसे मान लो कोरोना वायरस है, या हम वैक्सीन लगाते हैं, जैसे मान लो कोई वैक्सीन या वायरस आपको अफेक्ट करे और या आप वैक्सीन लगाओ, तो क्या होता है कि वैक्सीन लगाने के बाद क्या है, वैक्सीन एक एंटीजन का काम करती है और इसके खिलाफ हमारी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होती हैं। एंटीबॉडीज़ का क्या है, ये जैसे सोल्जर होता है ना, सोल्जर एक तैनात रहता है, कोई टेररिस्ट या कैसा कुछ आया तो सोल्जर उसका खात्मा कर देता है। तो हमारे शरीर का जो सोल्जर है वो कौन है, वो एंटीबॉडीज़ है। कोई वायरस बैक्टीरिया एंटर किया तो उसका हमला कर देना है, बट उसको रिकॉग्नाइज कैसे करेगा, उसके लिए मेमोरी सेल्स होता है। मतलब एक बार अगर वायरस बैक्टीरिया ने हमला किया तो वो एक मेमोरी बन जाती है सेल्स में कि, और वो आइडेंटिफाई की कि देखो ये पहले आया था, इसने हमें नुकसान किया था, कर दो हमला, ठीक है। तो इससे हमारा इम्यून सिस्टम एकदम से एक्टिवेट जो है वो तुरंत हो जाता है। सो जो लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि दे यूजुअली टेक अप, मतलब ये बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीबॉडीज को रिलीज करते हैं। अब लॉन्ग लिव्ड का मतलब है काफ़ी, जब तक ये रहेंगे तब तक एंटीबॉडीज रिलीज करेंगे, और फिर एंटीबॉडीज अगर ज़्यादा रिलीज होगी, मतलब ज़रूरत के हिसाब से रिलीज होगी, तो हमारा शरीर, हम भी बच पाएंगे ज़्यादा वो बीमारी से, क्योंकि एंटीबॉडीज ही हमें बचाएंगी, जो भी फॉरेन पार्टिकल्स और ये सब आएंगे। सो लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स दे आर डिस्टिंक्ट सबसेट ऑफ प्लाज्मा सेल्स, दे प्ले क्रूशियल रोल, इनका एक इंपॉर्टेंट रोल है। प्लाज्मा सेल्स की बात करें, इन्हें बी सेल्स भी कहा जाता है या फैक्टर बी सेल्स भी कहा जाता है। ये एक प्रकार के वाइट ब्लड सेल्स हैं जो हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और ये जो बी सेल्स हैं, एज बी सेल्स के रूप में ये ओरिजिनेट होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये जो प्लाज्मा है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा बी सेल्स। ओरिजिनेट कहाँ होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन्स में ओरिजिनेट होते हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स एक प्रकार के हैं। एंड ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन, जिसे हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं, लार्ज उसको सिक्रीट आपके करते हैं। सो दे कंटिन्यूसली प्रोड्यूस सिक्रीट हाई एफिनिटी एंटीबॉडीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, जिसे हम मेमोरी बी सेल्स भी कहते हैं। तो कुल मिला के जैसे ऐसे सेल्स होते हैं जो एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमें दूसरे जो ऐसे वायरस बैक्टीरिया है उनसे हमें बचाती है। तो ये लॉन्ग लिव्ड प्लाज्मा सेल्स, इनके लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, डिड मैराइन स्नेल स्विच फ्रॉम लेइंग एग्स टू द गिविंग बर्थ। तो ये भी एक आप एनवायरनमेंट के अंदर कोट कर सकते हो। तो इसमें आप ये थोड़ा सा याद रखना, यहाँ पे आप ये देखना, लिटोरिना सैकटेलिस, ये एक प्रकार का क्या है कि ये रफ पर विंकल भी बोलते हैं। ये आप देख सकते हो ना, स्नेल है, एक प्रकार का स्नेल है। ये जनरली नॉर्थ अटलांटिक, आर्टिक, वर्जीनिया, इबेरिया पेनिनसुला, ईस्ट अटलांटिक, तो ये इन द ईस्ट अटलांटिक, इस सारे रीजन में ये पाया जाता है।
अब इसमें देखो स्टडी जो हुई है उसमें ये कहा गया कि जैसे कुछ ऐसे स्नेल, लिटरोनिया, सेक्टलिस्ट है, ये ज़्यादा आइडेंटिफाई नहीं किया है। एंड ये कहा गया कि ये एल जो सेक्टलिस्ट है, लाइक ओनली ट्रेट दैट डिस्टिंग्विशेस एल सेक्टलिस्ट फ्रॉम इट्स ले egg laying relatives L sectalis did not seems to form a single evolutionary group। अब इसमें देखो, इसमें कहा गया कि कुछ ऐसे इनकी कैटेगरी है जो कि एग ले करता है और कुछ जो है एग ले नहीं करता है। तो इसमें कहा गया कि ये जो डिफरेंस है कि कोई एग को ले करे और कोई बर्थ दे रहा है लाइव यंग को, तो ये डिपेंड करता है सर्टेन जीन्स पर। कुछ जीनोमिक रीजन्स ऐसे आइडेंटिफाई किए जो कि इस स्नेल को कोई एग लेइंग बनाता है और कोई एग लेइंग नहीं बनाता है। तो इसके लिए जो जीनोमिक रीजन है, या जो आप कह सकते हैं कि जो जीन्स प्रेजेंट हैं उसमें कुछ आइडेंटिफाइड जीन्स हैं, वो इसके लिए जिम्मेदार है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, डाइनिंग ऑन द वाइल्ड फूड स्टफ है ना, तो इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये टॉपिक आप एग्रीकल्चर के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हो है, और टॉपिक हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। अब जैसे मान लो आज के समय में हम बात करें तो हमें बाजरा भी खाना है, जौ भी खाना है, मेज़ भी खाना है, फिर पालक भी खाना है, बहुत सारी चीज़ें खानी है, खाली गेहूं चावल थोड़ी ना खाना है। तो क्योंकि सबके अपने अपने न्यूट्रिशंस होते हैं, तो डाइटरी डाइवर्सिफिकेशन के लिए ज़रूरी क्या है, एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी। तो डाइटरी डाइवर्सिटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि डिफरेंट चीज़ें जब हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें उससे हमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। अब अगर हम मान लो मोनोकल्चर, मतलब एक ही तरीके की क्रॉप्स को ग्रो करें, ठीक है, वन क्रॉप और वेजिटेबल ही हम ग्रो करते जा रहे हैं, तो इससे एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी भी रिड्यूस होगी। एंड यहाँ पे मान लो जब हमारी फूड हैबिट्स डाइवर्स नहीं होंगे तो न्यूट्रिशंस भी नहीं मिलेगी। सो वन अल्टरनेटिव टू ट्रांसपोर्ट फूड ग्रुप फ्रॉम डिस्टेंट रीजन रेजेस कॉस्ट एंड कैरीज अ हैवी एनवायरमेंट पेनल्टी। जैसे एक ही सपोज एक ही क्रॉप को आप उगाते जा रहे हो, अगर मान लो अलग अलग क्रॉप्स को हम उगा रहे हैं तो उसका डिमांड भी अलग अलग जगह पे अपनी बनी रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं कि जो है एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन हम मेंटेन करें। और जैसे मान लो एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस की जाती है कई ट्राइबल पॉपुलेशन या कई ऐसे फार्मर्स के द्वारा। तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, आप क्रॉप भी उगा रहे हो, साथ में ट्रीज़ और ये सब भी उगा रहे हो, तो ये एग्रो फॉरेस्ट्री है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आप इवन आप एनिमल्स को भी इसमें इंक्लूड कर लो, ट्रीज़ भी है, क्रॉप्स भी हैं, तो इससे ये डाइवर्सिफिकेशन एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन है। एंड इट विल कंट्रीब्यूट टू द न्यूट्रिशन ऑल्सो। लाइक जूम कल्टिवेशन भी प्रैक्टिस किया गया, तो इसमें लगभग 20 डिफरेंट फूड क्रॉप्स को उगाया जाता था सेम पीस ऑफ लैंड पे, अलग अलग जूम कल्टिवेशन। जैसे किसी जगह पे गए, थोड़े समय तक खेती की, उसमें अलग अलग क्रॉप्स को उगाए, ऐसा नहीं कि एक ही क्रॉप को उगाए, फिर उस जगह को छोड़ दी, फिर वहाँ ग्रासेस और ट्रीज उग जाते हैं, फिर दूसरी जगह को क्लीन किया, वहाँ यूज़ किया। तो उसे कुछ एनवायरमेंटल कॉस्ट भी हैं, लेकिन वो डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन रखते थे, मतलब एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन वो मेंटेन करते थे। तो ऐसे कुछ डेवलपमेंट की ज़रूरत बन जाती है। क्वेश्चन देख लो, एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड टू इंश्योर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। आप ये लिखना, इसमें कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सौरभ पांडे यूपीएससी टेलीग्राम चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से आप अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। आकलन सीरीज का हिस्सा बनना चाहते तो आप बन सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC.com वेबसाइट को विजिट करना है। प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, और मैं डिटेल अभी आपको देता हूँ। एग्रीकल्चर ऑप्शनल ऑलरेडी आपका चल रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे इस प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल बी योर मेंटर। आपको मुझे मेल कर देना है जल्द से जल्द, ठीक है। मैंने रिवर्स मेल कर दिया है, कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, तो 2-3 दिन के अंदर तो उनका भी मेल आज सबको मिल जाएगा। ये सारी जानकारी आपको देना है मुझे, ठीक है। 10 तारीख से प्लान में आपसे पूरा डिस्कस कर लूँगा कैसा क्या है, और उसमें हम प्रोसीड करेंगे और पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो इसका मैं ग्रुप भी आप लोग के लिए क्रिएट करूँगा, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप खुद जब ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे लोग उन्होंने ज्वाइन किया है, तो यू विल अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी सोच भी रहे हैं दे कैन ज्वाइन इट। जिन्होंने प्लान नहीं किया है तो आप ज़रूर से प्लान करें, और जो 2024 की तैयारी करें उन्हीं को करना है, ठीक है। आप 25 की कर रहे हैं या बियॉन्ड की कर रहे हैं तो आप इस प्रोग्राम से ना जुड़ें, ठीक है। फिर वो जब आपका समय आएगा तो आई विल लॉन्च दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे अपने आंसर पोस्ट कर सकते हैं। सौरभ पांडे UPSC टेलीग्राम चैनल है। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।